हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी का बायोलॉजी मास्टर यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लेकर आए साइंस यानी विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो पार्ट 2 लेके आए हैं, जो कि हम 750 क्वेश्चनों आंसर की या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो सीरीज चला रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों, सामाजिक और विज्ञान दोनों की। तो आज हम साइंस का वीडियो पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसके अंदर हम आज 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए, ये मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भले ही करा दूं आपके साथ, लेकिन आपके साथ ये जो 12 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ रहे हैं, उसके साथ 1 नंबर के जो 12 प्रश्न और आ रहे हैं, उसके साथ जिस कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के भी आ रहे हैं आपके साथ, ठीक है ना, 2-2 नंबर वाले। फिर उसके बाद जो बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके अंदर भी छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप 750 क्वेश्चन पढ़ते हो तो केवल आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी नहीं हो रही है, उसके साथ जितने भी ये क्वेश्चन है आपके लगभग 40 नंबर 45 नंबर तक की तैयारी हो जाती है, बहुत ही अच्छी और ढंग से। तो जिन विद्यार्थियों ने अपने साल भर में पढ़ाई कम कर रखी है, या फिर जो विद्यार्थी अपने परसेंटेज में बहुत ज़्यादा इजाफा करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छे प्रतिशत बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों एक बार वीडियो को जरूर देख लेना। फिर जब एग्जाम हो तो उसके बाद में रियलाइज़ करना कि आपके जो पढ़ा है वीडियो के अंदर कितने क्वेश्चन आपके उसमें आए हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो हूबहू आपको परीक्षा के अंदर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अपनी तैयारी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए इस वीडियो को जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। मैं इतना मेहनत करके आपके लिए अगर वीडियो लाता हूं तो दोस्तों शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, इतना आपका भी काम बनता है। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। हाँ तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। अभिक्रिया क्या है दोस्तों? 2PbO प्लस कार्बन अभिक्रिया करके बनाते हैं 2PbS, मतलब ऑक्सीजन इसके साथ से हट जाता है, और जो कार्बन जो पहले था उसके साथ ऑक्सीजन नहीं थी, अब उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है, मतलब PbO है उसका वो क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, मतलब लेड ऑक्साइड का हो रहा है अपचयित, जबकि कार्बन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो याद रखना, PbO लेड ऑक्साइड का हो रहा है अपचयन और कार्बन का हो रहा है उपचयन, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं ऑप्शन में से, सीसा अपचयित हो रहा है दोस्तों, सीसा अपचयित नहीं हो रहा है, सीसा अपचयित नहीं हो रहा है, ये पूरा है सीसा। देखो PbO ये लेड ऑक्साइड है, ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ आता लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, तो ये एक गलत हो जाता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, तो ये भी गलत हो जाता है। फिर कार्बन उपचयित हो रहा है, हाँ ये सही है भाई, कार्बन उपचयित हो रहा है, उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, सही बात है, तो C राइट हो जाता है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा, हाँ दोस्तों ये बात भी सही है। तो गलत कौन सा हुआ, A व B गलत हुआ, तो इसमें से असत्य कथन कौन सा होगा, A व B, तो पहला ऑप्शन राइट हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन राइट हो जाता है पहला, जिसके अंदर A भी कथन गलत है, B भी कथन गलत है, तो ये किसके अंदर मिल रहा है, इसके अंदर मिल रहा है, तो ये हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाता है। दोस्तों पर्सन को थोड़ा ध्यान से पढ़ के आप समझना, आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। ये PbO है, तो ये गलती नहीं करनी है कि PbO, ठीक है ना, तो इसको लेड ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है, तो इसका तो लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, ना कि लेड का हो रहा है, ठीक है ना दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 102। जब पोटेशियम धातु की जल से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है दोस्तों, पता है ना, पोटेशियम को किस में रखा जाता है, केरोसिन के अंदर रखा जाता है। तो क्यों रखा जाता है, इसका मतलब अभिक्रिया कैसी हो सकती है, ठीक है ना। तो पोटेशियम धातु को जब जल से साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ऑक्सीकरण होती है, अपचयन होता है, या अप्रभावित रहता है, या फिर जल अपघटन होता है। दोस्तों धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो उसका ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 103। मैग्नीशियम का वायु में जलना, मैग्नीशियम का वायु में जलना कैसी अभिक्रिया दोस्तों, ये मैग्नीशियम है, जब इसको वायु में जलाएंगे तो किसके साथ जलेगा, ऑक्सीजन के साथ जलेगा, तो अभिक्रिया बनेगा, तो क्या बनेगा, 2MgO बनेगा, तो अभिक्रिया के साथ क्या बना, ऑक्सीजन जुड़ गया ना। तो दोस्तों अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं, अपचयन नहीं हो रहा है, वाष्पन बिल्कुल नहीं हो रहा है, ऑक्सीकरण, हाँ दोस्तों ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण हो रहा है, ये बात राइट है, उर्दू बात है बिल्कुल नहीं। दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन राइट हो जाता है, कौन सा दोस्तों, C ऑप्शन राइट हो जाता है, ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो C ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 104।
कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो पीएच संभवतः होगी। दोस्तों अगर कोई लिटमस पत्थर है जो लाल है उसको नीला हो जाता है तो उसका पीएच क्या हो सकता है। तो दोस्तों आपको एक नाम याद रखना है, अनिल। क्या याद रखना है दोस्तों? अनिल। अ के अंदर क्या होता है? अ अमल मान लो। क्या मान लो दोस्तों? अ अमल, और न नीला, मतलब नीला लिटमस पत्थर, और ल लाल कर देता है। क्या कर देता है? लाल। तो दोस्तों ये बोल रहे हैं विलियन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका मतलब उल्टा कर दो इसका मतलब अमल है जो नीले को लाल कर रहे हैं। तो अगर कोई लाल को नीला कर रहा है इसका मतलब क्या है? सार है। और सार की पीएच क्या होती है दोस्तों? सार की पीएच 7 से अधिक होती है। 7 से क्या होती है? अधिक। और 7 से अधिक किसमें? पहले में भी नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, और डी में है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन राइट हो जाता है, डी ऑप्शन राइट हो जाता है। ये जो 10 पीएच वाला है वो क्या है? सार है जो कि लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है। तो हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 105, चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? दोस्तों चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई है? दिल्ली से हुई है, टिहरी गढ़वाल क्षेत्र से हुई है, या फिर जयपुर से हुई है, या फिर हरिद्वार से हुई है। तो दोस्तों टिहरी गढ़वाल तो शुरू हुई है, ठीक है ना दोस्तों? टिहरी गढ़वाल क्षेत्र से शुरू हुई है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाता है। चिपको आंदोलन की शुरुआत टिहरी गढ़वाल से हुई है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 106, पुष्प में नर जनन अंग होता है। दोस्तों पुष्प में नर जनन अंग कौन सा है? ए पुंकेसर, बी अंडाशय, सी वर्तिकाग्र, या फिर डी क्या है? वर्तिका। बिल्कुल नहीं दोस्तों, याद रखना ये जो हमारा पुष्प होता है, पुष्प में बीच में क्या होता है? वर्तिकाग्र, और साइड में क्या लगा होता है? पुंकेसर। ठीक है ना दोस्तों? और पुंकेसर को बोलते हैं नर जननांग भाग। तो दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? ए ऑप्शन राइट हो जाता है। पुंकेसर है जो कि नर जननांग भाग हैं। आई बात समझ में दोस्तों? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, संलग्न चित्र में तुल्य प्रतिरोध का मान क्या है? ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों? तो देखो दोस्तों ये दोनों श्रेणी क्रम में प्रतिरोध क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। ये भी दोनों श्रेणी क्रम में, तो ये भी दोनों प्रतिरोध क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो प्रतिरोध जो बनेगा नया, वो प्रतिरोध क्या होगा? इन दोनों की जगह एक ही आएगा। दोनों की जगह क्या आएगा? एक नया प्रतिरोध आ जाएगा। अब ये परिपथ ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ एक एक नहीं आएगा, अब यहाँ 2 ओम है, इधर भी 2 ओम है। जब दोस्तों 2 ओम अगर समांतर क्रम में हो, 2 प्रतिरोध 2 ओम या कुछ भी हो सकता है, अगर 2 ओम समांतर क्रम में हो तो फॉर्मूला क्या है दोस्तों? गुणनफल बट्टा योगफल। तो दोनों का गुणा कर दो और दोनों को जोड़ दो। दोनों को गुणा करने पर कितना होता है दोस्तों? 4, और जोड़ने पर भी कितना आता है? 4, और दोनों को भाग देंगे तो कितना ऑप्शन आएगा दोस्तों? 1। इसका मतलब इसका तुल्य प्रतिरोध हमारे सामने क्या हो जाएगा? 1। तो दोस्तों हमारे सामने ऑप्शन राइट हो गया ए। इसका मतलब 1 ओम आएगा दोस्तों। क्या आएगा? 1 ओम आएगा। दोस्तों समझ में आया होगा? वीडियो को वापस देख लेना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? दोस्तों उत्पादक कौन है? उत्पादक जो हमें क्या है? भोजन सबसे पहले बनाता है। जो सबसे पहले कौन बनाता है? सर्प बिल्कुल नहीं, मेंढक बिल्कुल नहीं, ग्रॉस हॉपर या फिर घास। दोस्तों हरे वाले पौधे घास है, ठीक है ना दोस्तों? तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये एक उत्पादक है। तो घास है, पेड़ पौधे हैं, जितनी भी हरे पादप चीजें हैं जो प्रकाश संश्लेषण भी किया वो उत्पादक कहलाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 109, हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे में से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो दोस्तों अजैव निम्नीकरणीय जो कचरा है उसमें कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? नाले व नालियों में अवरोध आ जाता है, या फिर मृदा प्रदूषण होता है, या फिर मानव के शरीर में जैव आवर्धन इकट्ठा हो जाता है, या फिर ये सभी। तो दोस्तों ये सब काम होते हैं। इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाता है। ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो प्रश्न नंबर 110, पादप खाने वाले जीव कहलाते हैं। दोस्तों जो पादप को खाते हैं सीधे ही वो क्या कहलाते हैं? ए शाकाहारी, बी मांसाहारी, सी सर्वाहारी, या फिर डी इसमें से कोई नहीं। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ अगर पादप खा रहा है या फिर पौधों से भोजन प्राप्त करता है, इसका मतलब वो क्या है? शाकाहारी है। क्या है दोस्तों? शाकाहारी। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 111, पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? दोस्तों पराबैंगनी किरणों से यूवी रेज या पराबैंगनी किरणें जो निकलती हैं वो हमारे अंदर त्वचा कैंसर फैलाती हैं। क्या फैलाती हैं?
त्वचा कैंसर फैलाती हैं। बाकी वाले रोग तो सारे किसी न किसी दूसरे जीवों के कारण हो रहे हैं, लेकिन ये त्वचा कैंसर फैलाता है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 112। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? दोस्तों ऑक्सीजन के कितने परमाणु हो जाएंगे? 3 होंगे, ठीक है ना दोस्तों। O3 ओजोन होता है, इसके अंदर ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 113। वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं। दोस्तों हिरन क्या खाते हैं? घास फूस खाते हैं, पेड़ पौधों से भोजन खाते हैं। तो उत्पादक बिल्कुल नहीं है। प्राथमिक उपभोक्ता, सी तृतीय उपभोक्ता, या डी द्वितीय उपभोक्ता। तो सबसे पहले पादप को खाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो सर्वप्रथम जो सीधे पादप को खाता है वो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाता है। तो हिरन क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 114। कृत्रिम पारितंत्र के उदाहरण हैं। कृत्रिम पारितंत्र क्या होता है दोस्तों? जो मानव निर्मित है। वन या तालाब, बिल्कुल नहीं। झील व तालाब, ये भी नहीं हो सकता है। बगीचा व खेत, हाँ दोस्तों बगीचा मनुष्य बना सकता है, खेत भी मनुष्य बनाता है। तो जो ये पारितंत्र बनेगा वो कैसा होगा? कृत्रिम होगा। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, 115। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। अब हम पढ़ रहे प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है। दोनों अलग अलग दोस्तों, एक ओम मीटर है, बी ओम है, सी एम्पियर है, या डी वाट है। दोस्तों प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। दोस्तों क्या होता है? ओम मीटर। इसको ऐसे भी लिखते हैं ओम मीटर। तो दोस्तों ओम मीटर है, ये तो प्रतिरोधकता का मात्रक है। अगर प्रतिरोध का पूछ ले तो खाली ओम आएगा, ठीक है ना दोस्तों, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 116। जो नेत्र के निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है उसमें दोष होता है। दोस्तों जो नेत्र के पास स्थित वस्तुओं को नहीं देख सकता है, कैसा दोष होगा? दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, या फिर जरा दृष्टि दोष, या वर्णांता। तो दोस्तों जो निकट से नहीं दिखता है तो हम उसको बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। क्या बोलते हैं? दूरदृष्टि दोष। तो निकट से कोई साफ नहीं दिख रहा है, स्पष्ट नहीं दिख रहा है, वो तो दूरदृष्टि दोष। अगर इसका उल्टा पूछ लेता कि अगर दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं दे रही, स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही, तो कौन सा दोष होता? तो उसका उल्टा कर दो, दूर से नहीं दिख रहा है तो निकट दृष्टि दोष, निकट से नहीं दिख रहा है तो दूरदृष्टि दोष। याद रखना दोस्तों दोनों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 117। निम्न में से कौन अधातु होते हुए भी चमकीली होती है? कार्बन, आयोडीन, ब्रोमीन, या डी इसमें से कोई नहीं। दोस्तों ऐसा तो आयोडीन है। कौन है? आयोडीन। तो आयोडीन अधातु होते हुए भी क्या होती है? चमकीली होती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 118। पदार्थ एक्स विलयन का उपयोग सफेदी करने में करते हैं, तो एक्स पदार्थ का क्या नाम है? दोस्तों एक्स पदार्थ एक है तो उसको विलयन का उपयोग सफेदी करने में करते हैं। तो विलयन का नाम नहीं बताना है केवल, और एक्स पदार्थ का नाम बताना है। विलयन का नाम अलग होता है, हमें एक्स पदार्थ का नाम पूछ रहे हैं। तो दोस्तों पता है ना एक्स पदार्थ क्या हो सकता है? पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था एक बार, ऐसा कोई क्वेश्चन और आया था। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना दोस्तों। ये कैल्शियम ऑक्साइड एक्स पदार्थ है और इसका विलयन बनेगा, इसके साथ कौन मिल जाएगा? जल मिल जाएगा, H2O। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये तो नहीं, ये तो जल मिलाने के बाद बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड। हाँ दोस्तों बी ऑप्शन राइट हो जाता है। तो दोस्तों याद रखना हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 119। मानव मादा के जनन अंग का भाग नहीं है। ऐसा कौन सा अंग जनन अंग का भाग नहीं? अंडा से यस है, ये तो गर्भाशय ये भी जनन अंग का भाग है। शुक्रवाहिका बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये मादा का नहीं है, ये नर जनन अंग का भाग है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 120। मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है। दोस्तों बचपन से पढ़ते हैं, याद भी होना चाहिए। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती हैं। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 121। इसमें से कौन सी धातु जो विद्युत व उष्मा की कुचालक है? दोस्तों सभी धातु हम पढ़ते हैं कि सुचालक होती है। कौन सी धातु जो कुचालक है? लोहा, चांदी, एल्यूमिनियम, या फिर लेड। दोस्तों लेड है ऐसी धातु जो धातु होते हुए भी क्या है? विद्युत की कुचालक है, उष्मा की कुचालक है। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 122।
विभवांतर मापने वाला यंत्र है। दोस्तों विभवांतर किससे मापा जाता है? ए गैल्वेनोमीटर से, बी वोल्टमीटर से, या फिर सी एमीटर से, या डी वोल्टामीटर से। दोस्तों विभवांतर मापने के लिए हम काम लेते हैं वोल्टमीटर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा ठीक है बी ऑप्शन राइट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको समांतर क्रम में लगाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 123। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो दोस्तों हमारे आँख के अंदर जो अभिनेत्र लेंस लगाएं उसकी फोकस दूरी कौन परिवर्तन करता है? पुतली करती है, दृष्टिपटल द्वारा होता है, पक्षमापी पेशियों द्वारा होता है, या परितारिका के द्वारा होता है। दोस्तों ये पक्षमापी पेशियां होती हैं उसके द्वारा फोकस दूरी का परिवर्तन किया जाता है, समायोजन किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 124। मानव नेत्र जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। दोस्तों प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मनुष्य की आंख की। तो दोस्तों ये मनुष्य की आंख है, इस आंख के ये वाला भाग होता है, इधर इधर प्रतिबिंब बनता है। ये क्या कहलाता है? कॉर्निया, परितारिका, पुतली या दृष्टिपटल। दोस्तों याद रखना ये हमारा भाग हो जाएगा दृष्टिपटल। डी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 125। नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? दोस्तों हमारा जो नेत्र का गोलक है, पूरा गोला का भाग है, तो इसका टोटल व्यास कितना है? लगभग 2 सेंटीमीटर, लगभग 2.3 सेंटीमीटर, लगभग 4 सेंटीमीटर, लगभग 4.3 सेंटीमीटर। दोस्तों याद रखना इसका ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है बी, लगभग 2.3 सेंटीमीटर उस गोले का व्यास होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 126। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। दोस्तों जो मनुष्य के अंदर, आंख के अंदर जो लेंस लगा होता है वो ऐसा होता है, होता नहीं होता है? दोस्तों ये कैसा लेंस है? उत्तल है, अवतल है, या कोई लेंस नहीं होता है, या समतल लेंस होता है? दोस्तों जो बीच से उभरा हुआ हो और किनारों से पतला हो, कौन सा लेंस होता है? उत्तल होता है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो, प्रश्न नंबर 127। तारों के टिमटिमाने का कारण है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय परावर्तन के कारण, वायुमंडलीय प्रकीर्णन के कारण, या फिर वायुमंडलीय विक्षेपण के कारण। दोस्तों याद रखना तारे टिमटिमाने के कारण होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 128। टंगस्टन का गलनांक होता है। दोस्तों बारीक क्वेश्चन है, छोटा सा पूछा है, इंपोर्टेंट है। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? उच्च गलनांक होता है, तो इस ठीक है ना दोस्तों, जो बल्ब के अंदर लगा होता है तंतु, तो 1380 डिग्री सेल्सियस, 2380 डिग्री सेल्सियस, या फिर 3380 डिग्री सेल्सियस, या फिर 4480 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों याद रखना टंगस्टन का तापमान होता है सी 3380 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 129। किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो कोई तार, उसकी प्रतिरोधकता किन बातों पर निर्भर करती? ए तार की लंबाई पर, बी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, या सी पदार्थ की प्रकृति पर, या डी उपरोक्त सभी। दोस्तों याद रखना इन सभी चीजों पर तार का प्रतिरोधकता या प्रतिरोध निर्भर करता है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 130। किसी विद्युत धारा के सतत व बंध परिपथ को कहते हैं। सतत या बंध परिपथ को कहते हैं। दोस्तों याद रखना किसी विद्युत धारा के सतत या बंध परिपथ को कहते हैं विद्युत परिपथ कहते हैं, विद्युत मार्ग कहते हैं, विद्युत गमन कहते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों याद रखना उसको हम विद्युत परिपथ कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 131। किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है? द्रव्यमान के कारण, चाल, वेग, या फिर संवेग। दोस्तों यहाँ पर अगर चाल के अंदर परिवर्तन हो रहा है तो वो किसके अंदर परिवर्तन हो रहा है? तो यहाँ पर दो ऑप्शन राइट हो रहे हैं दोस्तों, ये वेग भी राइट है, ये संवेग भी राइट है। दोस्तों यहाँ पर सी और डी दोनों राइट हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना थोड़ा सा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 132। समान चुंबकीय ध्रुव क्या करते हैं? दोस्तों एक समान चुंबकीय ध्रुव आ जाए दोनों साइड तो क्या करेंगे? वो दोनों क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, आकर्षित करेंगे, या फिर दोनों करेंगे? उपरोक्त में से कुछ नहीं करेंगे। दोस्तों समान ध्रुव हैं तो प्रतिकर्षित करेंगे, ए ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 133। स्थायी चुंबक बनाने के लिए स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं तांबे से, नरम लोहे से, या फिर इस्पात से,
या फिर पीतल से। तो दोस्तों इस तरह जो चुम्बक बनाए जाते हैं वो इस्पात से बनाए जाते हैं। सी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 134। सर्पी वलय का उपयोग किया जाता है। सर्पी वलय का उपयोग कहाँ किया जाता है? एसी जनरेटर में, डीसी जनरेटर में, एसी मोटर में या फिर डीसी मोटर में। दोस्तों सर्पी वलय का उपयोग एसी जनरेटर में करते हैं। ए ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 135। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? दोस्तों सौर शैला का उपयोग करें किस दिन नहीं कर सकते? धूप वाले दिन बिल्कुल कर सकते हैं। बादलों वाले दिन बादल आ जाएंगे, ठीक है ना। गर्मी के दिनों में कर सकते हैं, पवनों के दिनों में भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाता है। अगर बादल आ जाएंगे तो फिर धूप नहीं मिलेगी तो वो कार्य नहीं करेंगे, तो बी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 136। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त होता है। दोस्तों सौर सेल बनाने में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? ए कार्बन, बी सिलिकॉन, सी सोडियम या फिर डी कोबाल्ट। दोस्तों याद रखना बी सिलिकॉन हो जाता है। राइट क्या हो जाता है? बी सिलिकॉन धातु का उपयोग किया जाता है किसके अंदर? सौर सेल बनाने के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 137। सेलों का संयोजन कहलाता है। सौर सेलों का संयोजन क्या कहलाता है? सौर प्लेट बनाता है, सौर भट्टी बनाता है, सौर पैनल बनाता है या फिर डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों अगर सेलों का संयोजन करेंगे तो ये सौर पैनल बनाएगा, ठीक है ना। तो हम बोलते हैं सौर पैनल लगवाओ, ऐसे बोलते हैं तो सौर पैनल होएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 138। स्वच्छ ईंधन है सीएनजी, डीजल, पेट्रोलियम ईंधन या फिर पेट्रोलियम, ठीक है। दोस्तों ऐसे तो ये सारे अस्वच्छ हैं, लेकिन तीनों की तुलना की तो लगभग हमें स्वच्छ ज़्यादा कौन लगेगा? सीएनजी ज़्यादा स्वच्छ है इन तीनों की बाकी वालों की तुलना में, ठीक है दोस्तों। ए ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 139। निम्न में से उत्पादक हैं हरे पौधे, कवक, जीवाणु या फिर ये सभी। दोस्तों उत्पादक हरे पौधे होते हैं, ठीक है ना। ए ऑप्शन राइट हो जाता है। हरे पौधे उत्पादक हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 140। एक पारितंत्र में मानव है। मानव क्या है? शाकाहारी है, उत्पादक है, मांसाहारी है, सर्वाहारी। दोस्तों मानव तो सब खाता है, तो क्या हो जाएगा? सर्वाहारी। तो डी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 141। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय, द्विदिशीय, उत्क्रमणीय या बहुमुखी। तो दोस्तों पारितंत्र में जो होता है ऊर्जा का प्रवाह वो हमेशा एक दिशीय होता है। कैसा होता है? एक दिशीय। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 142। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? जल, बी कांच, सी प्लास्टिक, डी मिट्टी। दोस्तों मिट्टी का उपयोग कांच बनाने में नहीं किया जा सकता, ठीक है। लेंस बनाने में नहीं किया जा सकता। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 143। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है? कौन सा वाक्य है जो लिखा हुआ गलत है? सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, बी इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है। सही बात है, ये भी सही बात है, ये भी सही बात है। अम्ल टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ये राइट बात है। लाल चिट्टी लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक नहीं होता है दोस्तों, दही में होता है। तो ये हमारा डी ऑप्शन गलत हो जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। दोस्तों ये अम्ल वाले थोड़े याद करने में एक छोटा सा वीडियो भी बनाया है। तो कुछ पदार्थों के नाम लिख रहे हैं, उसके अंदर किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये अच्छा क्वेश्चन बार बार आ सकता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। प्रश्न नंबर 144। चिप्स के पैकेट में विकृत गंदी सांस से बचाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों चिप्स को विकृत गंदी सांस से होने के लिए बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 145। यीस्ट में अलैंगिक जनन की विधि है। यीस्ट में कौन सी अलैंगिक जनन की विधि है? मुकुलन, विखंडन, अपखंडन या फिर द्विखंडन। दोस्तों यीस्ट के अंदर होता है मुकुलन, ठीक है ना। मुकुलन अलैंगिक जनन विधि। दोस्तों इसका भी एक वीडियो बनाया हुआ है कि किस में कौन सा अलैंगिक जनन बनाया होता है। दोस्तों ये भी पढ़ लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 146। कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? पारा, ब्रोमीन, अधातु का पूजन, ठीक है ना दोस्तों। पारा, ब्रोमीन, सल्फर
या फिर सोडियम। दोस्तों यह धातु ब्रोमीन है, ठीक है ना दोस्तों, यह धातु ब्रोमीन है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 147। अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस वृक्ष से है? खेजड़ी से, आम से, जामुन से, पीपल से। तो दोस्तों याद रखना, ये तो खेजड़ी का संबंध अमृता देवी का है। किससे संबंध है? खेजड़ी से है, ठीक है ना दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 148। सूर्य की पराबैंगनी किरणें मनुष्य में कौन सी बीमारी उत्पन्न कर सकती हैं? टीबी, मुंह का कैंसर, फेफड़े का कैंसर या फिर त्वचा का कैंसर। दोस्तों देखो, कंफ्यूज करने के लिए मुंह का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, त्वचा का कैंसर डाल कर तो आपको सिर्फ त्वचा कैंसर याद रखना है, ठीक है ना दोस्तों। तो त्वचा कैंसर राइट होगा, डी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 149, ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। लकड़ी है, गोबर है, नाभिक ये बिल्कुल नहीं है, कोयला ये भी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 150, ठीक है दोस्तों। Fe2O3 + 2 एल्यूमिनियम अभिक्रिया कराने पर Al2O3 + 2 Ap अलग हो जाता है। तो ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? दोस्तों यहाँ पर आपको पता चल रहा है विस्थापन हो रहा है, ठीक है ना दोस्तों। एल्यूमिनियम और Ap के बीच में क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी, क्या हो जाएगी? विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर हमारा आज के 50 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो को हम फिर 100 या 150 क्वेश्चन लेके आएंगे। इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे पूरे 300। तो ऐसे करके हम 4-5 वीडियो के अंदर हमारा पूरा 750 क्वेश्चनों को क्लियर कर देंगे। दोस्तों ये सारा वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो आपका एक छोटा सा काम बनता है दोस्तों, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें। आप सभी बच्चे अपने साथियों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो का लाभ उठाएं। आपको बहुत अच्छा लाभ देने वाला है। परीक्षा देने के बाद वापस आने के बाद आपको इसको रियलाइज़ करना, आपको पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन आप इन 750 क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद कितना अच्छा पेपर आपका हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।